हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में अपन बात कर रहे थे मैक्सवेल्स इक्वेशन की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक था। तो अपन ने देखा था कि अपने पास 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है, जिसमें से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखा था कि कैसे इजीली इंटीग्रल फॉर्म से हम डिराइव्ड कर पा रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, जो कि हम अपना मैक्सवेल इक्वेशन आ जाता था। ठीक है भाई। और आपको याद हो तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव किया था वो कहाँ से आया था? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसको अपन लिखते थे मैथमेटिकली ई डॉट डी इक्वल टू क्यू टोटल अपन एप्सिलॉन नॉट। और इसमें हमने कौन सा थ्योरम यूज किया था? हमने बोला था कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये हमको मदद करता था कि कोई अगर वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल है और उसको हमको अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो उसका डाइवर्जेंस ले लेते थे, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये जो आया था वो यहाँ से। सेकंड वाला भी सिमिलरली बी डॉट डी ए, क्योंकि नेट चार्ज 0 होगा, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये यहाँ से प्रूव हुआ था। और जो थर्ड वन था वो हमने बोला था कि जो EMI से जो इंड्यूस्ड EMF होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो जो हम लिखते थे मैथमेटिकली ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के बराबर। तो इससे हम इंटीग्रल फॉर्म से जब हम स्टोक्स थ्योरम का अप्लाई करके डिराइव किए थे, तो अपने पास ये आ गया था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इसमें हमने कौन सा थ्योरम यूज किया था? स्टोक्स थ्योरम, जो कि हमें क्या हेल्प करता था कि अगर कोई लाइन इंटीग्रल वाला वेक्टर है और उसको हमको सरफेस इंटीग्रल में ले जाना है तो उसका कर्ल ले लेते थे। तो हमने उसको बोला था स्टोक्स थ्योरम। तो अपन ने ये सारी चर्चा की थी पिछले क्लास में। अब हमने बोला था कि फोर्थ वाला हम अलग से देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो फोर्थ वाला हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले जिस प्रकार से गॉस लॉ हम जानते थे पहले से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी जानते थे, उसी तरह से हम एक और लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हम जानते थे कि अगर कोई क्लोज कंडक्टिंग लूप है, क्लोज एम्पियर्स लूप है और उसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लिख देते थे मैथमेटिकली कि बी डॉट डी एल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट आई नेट, द टोटल करेंट इन दैट लूप। तो एम्पियर्स लॉ से अपने पास ये था, एम्पियर्स लॉ से हम ये जानते हैं कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है भाई। अब हमको करना क्या है कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन तक पहुंचना है इस लॉ से, और हम देखते हैं कि हम पहुंच पाते हैं या नहीं। ठीक है। अब अगर मैं डिफाइन करूं एक टर्म कि इफ जे बी द करेंट डेंसिटी, जो कि आप जानते होंगे करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी होता है क्या है? करेंट पर यूनिट एरिया। तो अगर हम लिखें कि J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। अगर क्योंकि एरिया वेक्टर होता है, हम लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। अब अगर आई नेट की बात करें तो हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रल, यानी कि आई कितना आ जाएगा? जे डॉट डी ए। आई कितना आ जाएगा? जे डॉट डी ए। ठीक है भाई। तो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया करंट डेंसिटी, जो कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो उससे मेरे पास आई नेट का वैल्यू कितना? जे डॉट डी ए। तो अगर हम इस इक्वेशन में, अपने एम्पियर्स वाली इक्वेशन में आई नेट की जगह लिखते हैं जे डॉट डी ए, तो अपने पास क्या आ जाएगा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो एज इट इज आई नेट का वैल्यू कितना? जे डॉट डी ए। आई नेट का वैल्यू कितना? जे डॉट डी ए। ठीक है भाई। अब अगर म्यू नॉट का वैल्यू कितना? जे डॉट डी ए, और ये कितना? बी डॉट डी ए। यहाँ लाइन इंटीग्रल और यहाँ क्या है? सरफेस इंटीग्रल। तो फिर ऐसा आ गया मैथमेटिकल इक्वेशन कि एक तरफ लाइन इंटीग्रल, एक तरफ सरफेस इंटीग्रल। तो अपन ने जैसे थर्ड वाले में
ऐसा ही कुछ था कि एक तरफ लाइन इंटीग्रल और जब मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा था बी डॉट डी ए तो वो सरफेस इंटीग्रल था, हमने स्टोक्स थ्योरम का यूज किया था। तो यहाँ भी अगर हम स्टोक्स थ्योरम यूज करें, और आपको अगर याद हो कि स्टोक्स थ्योरम्स कैसे यूज करते थे कि अगर कोई वेक्टर का लाइन इंटीग्रल है और इसको हमें ले जाना है सरफेस इंटीग्रल में, तो हम इस वेक्टर का कर्ल ले लेते थे तो वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है भाई, तो अगर इसी प्रॉपर्टी को यहाँ ध्यान रखते हुए यहाँ अप्लाई करें तो बी डॉट डी एल को हमको ले जाना है कहाँ, सरफेस इंटीग्रल में, तो इसका क्या ले लेंगे, कर्ल। इसका क्या ले लेंगे, कर्ल। तो ये कहाँ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है भाई, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी एज इट इज, म्यू नॉट जे डॉट डी एज इट इज। अब अगर ऐसा है, अब हम इजीली इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल आ गया। तो अगर इसको इधर ले जाके लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो फिर वही बात कि अगर इंटीग्रल 0 है, इसका मतलब इसके अंतर का इंटीग्रेंड्स को 0 होना पड़ेगा। तो ये 0 होना पड़ेगा, यानी कि डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे को 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू आया कितना, म्यू नॉट जे। क्या ये अपना फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है? क्या ये अपना फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है? नहीं। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो यहाँ तक तो ठीक है, म्यू नॉट जे प्लस एक और टर्म आ रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो अब ये एक नया टर्म जो आ रहा है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में, जो अपने पास तो नहीं है अभी, तो देखते हैं कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है और इसके पीछे राज क्या है। ठीक है भाई, चलिए, अच्छा बात है, अच्छा बात है। अपने ने यहाँ ड्राइव किया और अपने को वो रिजल्ट जो आना चाहिए था वो आया नहीं है। ठीक है, अब अगर हम एक इक्वेशन की बात करें जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो अगर मैं बोल दूँ कि कोई एक सरफेस है इससे जिसके स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डी ए माने और इससे अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कुछ आई, तो जैसे हमने डिफाइन किया था यहाँ कि जे विद द करंट डेंसिटी, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया, यानी करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो जे का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, आई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, जे डॉट डी ए, वेयर डी ए इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, इधर का। तो सपोज करते हैं कि एक सरफेस है, उससे कुछ करंट बाहर आ रहा है पर यूनिट एरिया से, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, जो कि हमने यहाँ भी लिखा है आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। ठीक है, अब अगर आई को मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू बाई डेल टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल करंट इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। अच्छा भाई, ये भी ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये करंट है तो चार्ज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में रो है, पर यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर स्मॉल वॉल्यूम की बात करूं और इसको लिखूं डी टाउ, तो स्मॉल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं डिफाइन करूं रो, इज इक्वल टू मैं डिफाइन करूं रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि आपको पता भी होगा कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ रो से, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इक्वल टू रो डी टाउ, डी क्यू इक्वल टू रो डी टाउ। और अगर क्यू नेट की बात करूँ तो क्यू कितना लिख सकता हूँ मैं, रो डी टाउ का वॉल्यूम इंटीग्रल इजिली। तो अगर ऐसा है, अपने पास यहाँ डेल क्यू बाई डेल टी है, तो मैं क्यू की जगह लिखना चाहता हूँ रो डी टाउ, क्यू की जगह लिखना चाहता हूँ रो डी टाउ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल टी, और क्यू का वैल्यू क्योंकि है रो डी टाउ का वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। अब फिर याद करिए कि एक तरफ अगर वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा है और एक तरफ सरफेस इंटीग्रल आ रहा है, तो अपने पास कौन सा थ्योरम था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि अपन ने फर्स्ट वाले मैक्सवेल इक्वेशन को यूज कर ड्राइव करने में लिए लगाया था।
तो वो क्या था, अगर आपको याद हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिस प्रकार से स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में ले जाने के लिए कर्ल ऑफ वेक्टर लेना पड़ता था, उसी तरह से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सरफेस इंटीग्रल से अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में ले जाना हो तो उस वेक्टर का हम क्या ले लेते थे, डाइवर्जेंस ले लेते थे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अगर आप यहाँ देख पाएँ, अगर आप यहाँ देख पाएँ इसके बाद, तो क्या मैं इस जे डॉट डी ए को अगर इस साइड लिखूँ तो पहले इसको अगर सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में ले जाना चाहता हूँ तो क्या इस वेक्टर का मैं डाइवर्जेंस ले लूँ, तो क्या ये वॉल्यूम इंटीग्रल में आ जाएगा फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। अच्छा, इधर तो वॉल्यूम इंटीग्रल है ही, इधर तो वॉल्यूम इंटीग्रल है ही, और डेल बाई डेल टी को मैं अंदर लूँ तो ये कितना होगा, डेल रो बाई डेल टी डी टाउ का वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, डेल रो बाई डेल टी का डी टाउ वॉल्यूम इंटीग्रल। अब एक बात बताओ, इफ मैं चेंज पेज, ये देखो ध्यान रखना, अपने पास आया कितना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, डेल डॉट जे डी टाउ इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी डी टाउ। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये डेल डॉट जे इज इक्वल टू, अपने पास आ गया क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है, मैं लिख सकता हूँ इजीली इन दोनों को इक्वेट करके, डेल डॉट जे इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी, डेल डॉट जे इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इस इक्वेशन को याद रखो कि डेल डॉट जे इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी, डेल डॉट जे इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी। अब समझना जा रहा है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। सपोज करते हैं कि एक ऐसा कोई गिवन सरफेस था और इसका वॉल्यूम v था, पूरा वॉल्यूम v है और ये सरफेस s है। तो सपोज करते हैं कुछ एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट पर यूनिट एरिया, जिसको j बोले अपन ने, वो बाहर आ रहा है। तो अगर करंट पर यूनिट एरिया बाहर आ रहा है यानी कि बाहर के तरफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो अगर करंट पर यूनिट एरिया, करंट बाहर जा रहा है, तो क्योंकि करंट बाहर जा रहा है तो चार्ज बाहर जा रहा है, बोल सकते हैं ऐसा। और ऐसा अगर बोल सकते हैं तो अगर किसी सरफेस से, किसी गिवन वॉल्यूम से कुछ चार्ज पर यूनिट एरिया बाहर जा रहा है तो अंदर वाला जो चार्ज डेंसिटी है, जिसको हमने रो बोला, वो डिक्रीज होना चाहिए था। सपोज कर लेते हैं इसमें कुछ चार्ज थे पहले से जो कुछ आई करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, पर अब आई करंट पर यूनिट एरिया से बाहर निकलने लगा। जिस तरह से मान लेते हैं कि कुछ चार्ज इसमें पहले से था जो कि आई करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, अब क्योंकि पर यूनिट एरिया से कुछ करंट बाहर निकलने लगा, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो अगर कुछ करंट बाहर जा रहा है यानी कि चार्ज कुछ बाहर जा रहा है, तो अगर किसी गिवन वॉल्यूम या सरफेस से चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं इधर वाला जो वॉल्यूम चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो तो डिक्रीज करेगा। तो ये अगर इधर जा रहा है तो इधर डिक्रीज करेगा। सपोज कर लेते हैं यही उल्टा केस कि कुछ करंट पर यूनिट एरिया अंदर आ रहा है या फिर कुछ चार्ज अंदर आ रहा है, तो अगर ये अंदर आएगा तो यहाँ वाला जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना चाहिए। इसीलिए हम एक नेगेटिव साइन भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं जो कि हमको शो कर रहा है कि अगर डाइवर्जेंस का जो ये है, अगर ये चार्ज यहाँ से पर यूनिट एरिया डाइवर्ज करेगा तो अंदर में क्वांटिटी डिक्रीज होना चाहिए था, जब ये बाहर जाएगा तो अंदर क्वांटिटी डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन अगर हमने माइनस साइन लगा दिया तो क्योंकि अगर वो डिक्रीज होगा तो यहाँ माइनस आएगा, पर ऐसे तो माइनस आ जाता, पर एक और माइनस लगा दिया तो अब वो अगर माइनस आएगा भी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा इसके साथ, है कि नहीं। तो इसीलिए तो एक माइनस साइन हम इंक्लूड कर लेते हैं। कुछ इसी तरह से ऐसे होता था फ्लूइड में भी, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लूइड में भी पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसी तरह से अभी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसको बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर चार्ज के लिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर गिवन सरफेस चार्ज फ्लो अगर कर रहा है, पर यूनिट एरिया कुछ चार्ज बाहर जा रहा है, कुछ करंट बाहर जा रहा है, हम बोल सकते हैं कि अंदर वाला चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और अगर अंदर आ रहा है तो अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो ये वाला इंक्रीज करेगा, ये वाला इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। एक माइनस साइन हम इंक्लूड कर लेते हैं, एक माइनस साइन हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। माइनस साइन का यहाँ आप फिर से एक बार समझिए, अगर आपको समझ में ना आया हो। सपोज कर लेते हैं कि डेल डॉट जे
पॉजिटिव है, ये डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, ये डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डेंसिटी का। ये अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये कन्वर्ज कर रहा होगा, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम द सरफेस, तो यहाँ से वो बाहर निकल रहा होगा। तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो अंदर वाला घटना चाहिए था, अंदर वाला चार्ज डेंसिटी घटना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ माइनस साइन नहीं लेते तो ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ जाता, पर क्योंकि ये जब पॉजिटिव होगा यानी कि ये बाहर जाएगा तो अंदर में डिक्रीमेंट होना चाहिए था, इसलिए अपन ने माइनस साइन लगाया। ठीक है, और इसको अपने बोला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब अपने पास जो डिराइव होके आया था एम्पियर्स लॉ से, वो क्या था? एम्पियर्स लॉ से जो डिराइव होके आया था वो अपने पास क्या था? डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। फर्स्ट टर्म यहाँ पाया था फोर्थ मैक्सवेल का, तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो अब इसको एक बार और ध्यान दें हम कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी। यहाँ तक हमने एम्पियर्स लॉ से प्रूव कर लिया। ठीक है भाई, अब हम क्या करें, दोनों तरफ डेल ऑपरेटर के साथ डॉट ले लें, या फिर हम बोलें कि किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लें। ठीक है, दोनों तरफ हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा, दोनों तरफ डेल के साथ डॉट ले लें या फिर डाइवर्जेंस ले लें, ये पहले से था। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको जो बेसिक बताया था, जो मैंने बोला था कि जब हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे तो कुछ डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यूज आएगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए, यानी कि किसी कर्ल ऑफ वेक्टर का, ये डेल क्रॉस ए क्या कर्ल, किसी वेक्टर का कर्ल का अगर डाइवर्जेंस निकालें तो वो कितना आ जाता है? 0। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ ध्यान रखते हुए हम इसको लिख सकते हैं 0, यानी कि म्यू नॉट डेल डॉट जे अपने पास कितना आ गया? 0, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल डॉट जे ही 0 आ गया हमारे पास। डेल डॉट जे क्या आ गया? 0 आ गया। पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने अभी देखा है कि डेल डॉट जे कितना होता है? माइनस डेल रो बाई डेल टी। तो इसका मतलब ऐसा कुछ निकल रहा है, आपने बोला एम्पियर्स लॉ से कि डेल डॉट जे 0, पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो होल्ड करना ही चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कितना बोलता है? माइनस डेल रो बाई डेल टी, यानी कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ होल्ड नहीं कर रहा है ये इक्वेशन, एम्पियर्स लॉ वाला। तो मैक्सवेल ने बोला ऐसा तो नहीं है कि अगर चार्ज पर यूनिट टाइम के साथ चेंज करें, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज करे तो एम्पियर्स लॉ फेल कर जा रहा है। यानी कि एम्पियर्स लॉ वैलिड कब होगा? जब सिर्फ स्टैटिक चार्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और यहाँ पे आपने दिखा दिया कि डेल डॉट जे 0 आ रहा है, यानी कि आपका डेल रो बाई डेल टी 0 आ रहा है, डेल डॉट जे 0 आ रहा है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डेल डॉट डी माइनस डेल रो बाई डेल टी होता है। यानी कि आप बोलना चाहते हैं डेल रो बाई डेल टी 0 आ रहा है। अच्छा भाई, अगर डेल रो बाई डेल टी 0 आ रहा है यानी कि आप क्लियरली यही कहना चाहते हैं कि आपका चार्ज जब टाइम के साथ चेंज कर रहा है, जो आपका एम्पियर्स लॉ ये बताना चाह रहा है कि चार्ज टाइम के साथ चेंज नहीं करे, यानी कि सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए हम फॉलो करेंगे। पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? तो अगर आप ध्यान दें, जब हम एम्पियर्स लॉ पढ़े थे, सपोज कर लेते हैं यहाँ एक कैपेसिटर है और ये यहाँ एक बैटरी है जो इसको चार्ज कर रहा है, ये प्लस और ये माइनस पोलैरिटी ईएमएफ है। अब यहाँ से कुछ करंट चला जिसको हम बोल देते हैं कंडक्शन करंट, यहाँ गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ फिर ये इधर से निकला और इधर पहुँच गया बैटरी तक। अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे ये करंट फ्लो कर रहा है यानी कि चार्ज स्टोर होते जाएगा कैपेसिटर पे, समझ लेते हैं कुछ टी टाइम पे क्यू चार्ज होगा, फिर टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ये लेफ्ट वाले प्लेट पे क्यू प्लस डेल क्यू चार्ज होगा, उसी तरह से नेगेटिव वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा, और फिर डेल्टा टी टाइम के पास माइनस क्यू माइनस डेल्टा क्यू चार्ज होगा। यानी कि क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि अगर सिर्फ हम एक एग्जांपल लें कैपेसिटर का, इसमें हम इसको चार्जिंग करें तो चार्ज तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है,
और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम एम्पियर्स लूप कंसीडर करें यहाँ पे, सपोज करते हैं यहाँ पे जब हम एम्पियर्स लूप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे अपने पास B डॉट DL जब निकालेंगे तो क्योंकि यहाँ कंडक्शन करंट है तो अपने पास B डॉट DL म्यू नॉट I आ जाता है IC के बराबर, क्योंकि यहाँ कंडक्शन करंट है। इस वाले पे भी अगर लेते थे तो B डॉट DL कोई एम्पियर्स लूप लें तो अपने पास म्यू नॉट IC मिल जाएगा। पर अगर सोचो हम इस वाले रीजन में एम्पियर्स लूप कंसीडर करें एक छोटा सा और हम लगाना चाहें कि B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल कितना आएगा, तो क्योंकि यहाँ कोई कंडक्शन करंट है नहीं तो IC ही जीरो है, और जब IC ही जीरो है तो B डॉट DL जीरो आ जाएगा। यानी कि एम्पियर्स लॉ अगर इस पूरे सर्किट में इस पार्ट पे वैलिड है, इस पार्ट पे वैलिड है, तो इस पार्ट पे जहाँ चार्ज टाइम के साथ चेंज कर रहा है वहाँ इनवैलिड हो, ऐसा हो नहीं सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उसी को मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद बोला कि मैक्सवेल इक्वेशन में एक टर्म मिस कर जा रहा है, मैक्सवेल इक्वेशन में एक टर्म मिस कर जा रहा है। उन्होंने बोला यह गया एक्सपेरिमेंटल से कि जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होते जाएगा, यानी कि कैपेसिटर पे जैसे जैसे चार्ज स्टोर होते जाएगा, यानी कि चार्ज टाइम के साथ चेंज कर रहा है, हर टाइम पर अलग अलग चार्ज आएगा। तो अगर ऐसा है, ये माइनस इधर, तो अगर प्लस से माइनस मान लेते हैं चार्ज स्टोर हुआ, अब प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि समय के साथ चार्ज वैरी कर रहा है तो समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का एक इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए था? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता था। तो उन्होंने भी सोचा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होना चाहिए, क्योंकि नेचर में सिमेट्री नाम की चीज़ होती है। तो यहाँ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है तो हो ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो उनके दिमाग में आया कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ होना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ होना चाहिए था। लेकिन एम्पियर्स लॉ से जब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालें तो अपने पास जो आया वो जीरो आ गया। पर ये क्या इशारा कर रहा था कि अगर चार्ज चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में चेंज कर रहा है, अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए था, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए था। पर एम्पियर्स लॉ बोला कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ कंडक्शन करंट जीरो है, यानी कि यहाँ कोई और करंट है जिसके कारण IC तो जीरो होगा पर एक और करंट होना चाहिए था जो कि जीरो ना हो और ये B डॉट DL का वैल्यू जीरो ना हो। तो इसके लिए अपन ने क्या करते हैं, अब देखते हैं मैथमेटिकली कि वो टर्म कैसे आता है। तो मैक्सवेल ने बोला कि जो एम्पियर्स लॉ आपने डिराइव किया है डेल क्रॉस B इक्वल्स टू म्यू नॉट J, इसमें एक टर्म मिस कर रहा है, उसको अपन ने उन्होंने पहले बोला कि x मान लेते हैं, तो अपन x नाम दे देते हैं कि एक ऐसा टर्म है x जो मिस कर रहा है। तो अगर ऐसा बात है, फिर से अगर हम दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लें या फिर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो अपने पास फिर वही इक्वेशन ऐसा कुछ डेल डॉट जे, और यहाँ भी ये म्यू नॉट ऐसे ब्रैकेट में है तो म्यू नॉट डेल डॉट जे, और इसके साथ भी म्यू नॉट आएगा डेल डॉट एक्स। अब अगर ऐसा है तो ये तो जीरो, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो प्रॉपर्टी से, यानी कि म्यू नॉट डेल डॉट जे इक्वल्स प्लस म्यू नॉट डेल डॉट एक्स। ये एक्स ही वो टर्म है जिसे हमें कैलकुलेट करना है कि आखिर ये कौन सा टर्म है जो मिस हो रहा था इस एम्पियर्स लॉ में, और क्या ये टर्म इंक्लूड करने के बाद अपना एम्पियर्स लॉ पूरा वैलिड हो जाएगा और मैक्सवेल इक्वेशन का जो फोर्थ इक्वेशन है उसके बराबर आ जाना चाहिए था। तो अगर ऐसा है और इसको अगर हम इस साइड लेके जाएं, अब देखो म्यू नॉट तो खत्म, तो हम लिख सकते हैं डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट जे माइनस डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू
डेल डॉट एक्स इज इक्वल टू डेल डॉट एक्स। तो अब अगर ऐसा है तो डेल डॉट जे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कितना आता था, डेल डॉट जे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कितना आता था, माइनस डेल रो बाई डेल टी। डेल डॉट जे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कितना आता था, माइनस डेल रो बाई डेल टी। तो यहाँ पुट करो तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये कितना, डेल रो बाई डेल टी, ये कितना, डेल रो बाई डेल टी। अच्छा भाई ठीक है, और यहाँ कितना, डेल डॉट एक्स। अब अपने पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या था, डेल डॉट ई इज इक्वल टू डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एपिसाइलन नॉट। इस एपिसाइलन नॉट को इधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट एपिसाइलन नॉट ई, डेल डॉट एपिसाइलन नॉट ई इक्वल टू रो, और एपिसाइलन नॉट ई को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस एपिसाइलन नॉट ई को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू कितना आ गया, रो, जहाँ की डी बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एपिसाइलन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो रो का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल डॉट डी, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल डॉट डी इज इक्वल टू डेल डॉट एक्स। तो अब अगर इसको अंदर ले लो तो ये कितना, डेल डॉट डेल डी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल डॉट एक्स। तो ये इक्वेट करके अगर हम बोले तो हम लिख सकते हैं कि अपना जो नया टर्म था वो कितना आ गया, वेक्टर एक्स इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी, और इसको उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। यानी कि उन्होंने उसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, यानी कि अपना जो एम्पियर्स लॉ था वो क्या था, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे दिया था। ये जी कौन सा करंट डेंसिटी था, कंडक्शन करंट के कारण आया था, क्योंकि हमने म्यू नॉट आई लिखा था तो वो आई सी के कारण आया था। अब एक नया कॉन्सेप्ट और उन्होंने दिया कि म्यू नॉट जे ही नहीं, म्यू नॉट जे डी भी है यहाँ पे, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। अब समझना यहाँ कैपेसिटर वाला जो खेल था, यहाँ चार्ज बैटरी, यहाँ कंडक्शन करंट, यहाँ कंडक्शन करंट, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब सोचो इस वाले पार्ट के लिए उन्होंने बोला ये कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के इक्विवेलेंट एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा पर यूनिट एरिया। डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया ही तो करंट डेंसिटी होगा, तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। यानी कि उन्होंने बोला कि इस सर्किट में यहाँ तो कंडक्शन करंट है, पर यहाँ जहाँ कंडक्शन करंट जीरो है वहाँ पे एक और करंट है जिसका हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो करंट आया कहाँ से, वो करंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ चार्ज जो कैपेसिटर पे स्टोर हो रहा था वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो एसोसिएट हुआ उसके अंदर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था, और उसके कारण यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा जो कि आई होगा। उन्होंने एक नया टर्म जो बोला था कि मिस कर रहा है, उन्होंने बोला कि यहाँ आई सी तो जीरो है पर आई एग्जिस्ट करेगा, जो कि सिर्फ कैपेसिटर के अंदर आई फ्लो करेगा। तो अब जरा ध्यान से देखना, क्या आई सी और आई अगर यहाँ चले तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट कंटिन्यूअस फॉर्म में आया। अब अगर एक मन में सवाल आता है कि अगर ये आई का वैल्यू कुछ और हो तो यहाँ पे एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल अगर लगाएंगे तो मान लेते हैं कि बी डॉट डी एल जब लगाएंगे तो सपोज कर लेते हैं कि ठीक है कंडक्शन करंट तो जीरो नहीं है पर एक नया करंट आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो उस हिसाब से बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी आ जाएगा। पर अगर आई डी का वैल्यू आई सी के बराबर ना हुआ, आई डी अगर आई सी के इक्वल ना हुआ, तब तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा और यहाँ पे इस पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आएगा वो अलग हो जाएगा। पर ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये एक ही सर्किट है, एक ही वायर है। तो अब अगर ऐसा है तो हम देख लेते हैं कि क्या जो डिस्प्लेसमेंट करंट अपने बोला, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के इक्वल है या नहीं है। अब देखो यहाँ जो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया जिसको बोला जे डी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जिसका वैल्यू कितना आया था, डेल डी बाई डेल टी, यही तो आया था ना, वेक्टर एक्स इक्वल टू कितना आया, डेल डी बाई डेल टी, इसको हमने बोला जे डी। अच्छा डी कितना था, एपिसाइलन नॉट टी। तो अगर मैं इसका वैल्यू रखूँ यहाँ पे डी का तो कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ एपिसाइलन ई, यानी कि एपिसाइलन नॉट बाहर, ये कितना, डेल ई बाई डेल टी। अब ज़रा ध्यान से समझना, अगर इसको लिखूँ मैं आई डी अपॉन कुछ स्मॉल एरिया डी है,
लिख सकता हूँ करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ, इसको लिखा आई डी अपॉन डी ए, और ये पहले से तो एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी अपने पास है। अगर इस डी ए को इधर भेजूँ तो मैं लिख सकता हूँ जो अपना करंट डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका वैल्यू कहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी, और डी ए को इधर ले लूँ, ये डी ए फैक्टर ई डॉट डी ए लिख सकता हूँ, ये डी ए को इधर ले लिया। अच्छा ई डॉट डी ए होता क्या है, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको फाई ई लिख दूँ क्या, फाई ई लिख दूँ क्या। अच्छा भाई अगर ऐसा है तो ध्यान से समझना आप, मैंने क्या बोला था कि यहाँ क्योंकि चार्ज टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगा वो टाइम के साथ चेंज करेगा, और उसी के कारण एक नया टर्म आना चाहिए था या फिर करंट आना चाहिए था। क्या वो मैथमेटिकली भी दिख रहा है हमको कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, ये बात यहाँ दिख रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जरा ध्यान से देखना, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन था अपने पास, कुछ ऐसा था म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, और क्या कुछ ऐसा ही अपने पास दिखा, एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई डेल टी अपन निकाल लिया, और म्यू नॉट जे तो पहले से था। तो अगर हम अब यहाँ से देखें, अगर बस एक चीज़ और प्रूफ कर दें कि IC और ID बराबर है तो अपना खेल समाप्त हो जाएगा, और हम टोटल करंट जो IC और ID अगर बराबर हो जाएगा तो हम टोटल इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर ऐसा है तो अगर IC के वैल्यू की बात करें, IC के वैल्यू की बात करें, एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर पर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू कितना, चार्ज पर यूनिट एरिया Q अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब एक बार बताओ, अगर इस डी ए को इधर भेजते हैं तो ई डॉट डी ए कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए क्या है, फ्लक्स, तो फाई ई कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल फाई ई बाई डेल टी निकालना चाहे तो वो कितना, डेल क्यू बाई डेल टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, जो कंडक्शन करंट यहाँ से बैटरी से चला था उसका वैल्यू भी तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि डेल क्यू बाई डेल टी होगा, IC इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी। ध्यान समझना बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर पे कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ए यहाँ एरिया स्मॉल एरिया, अगर ए बोलें कि एरिया ऑफ द प्लेट है तो स्मॉल एरिया डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस डी ए को इधर ले गया तो ई डॉट डी ए कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमको यहाँ चाहिए, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट उतना ही होगा जितना कंडक्शन करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का हमने वैल्यू यहाँ निकाल लिया कि एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई डेल टी। अब इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं क्या होता है, तो डेल फाई ई बाई डेल टी का वैल्यू कितना, डेल क्यू बाई डेल टी एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब डेल क्यू बाई डेल टू कितना, कंडक्शन करंट, डेल क्यू बाई डेल टी अगर IC है हम लिख सकते हैं IC अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब अगर इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि ID अपने पास जो आया था एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई डेल टी। ओके भाई, अब देखो यहाँ डेल फाई ई बाई डेल टी का वैल्यू कितना, IC अपॉन एप्सिलॉन नॉट, IC अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई डेल टी का वैल्यू IC अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो IC अपॉन एप्सिलॉन, ये कैंसल हो। अरे वाह भाई वाह, तो ID कितना आ गया, IC। यानी कि मैक्सवेल भाई ने जो भी सोचा था, जो भी एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही बात है कि ज़रूर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए था, और वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आना चाहिए था जितना यहाँ पे आएगा। तो वो कब हो सकता था, जब यहाँ कोई एक टर्म एग्जिस्ट करो, टर्म का वैल्यू निकाला तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, अब कॉन्ट्रास्ट दिया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कंडक्शन करंट के वैल्यू को इक्वल होना चाहिए था, तभी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम आता। तो ये मैथमेटिकली हमने ये भी देख लिया, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू है वो कंडक्शन करंट के वैल्यू के इक्वल है। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट को कंटिन्यूएशन में ले आ रहा है, और अब पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि अपना एम्पियर्स लॉ मॉडिफाई होने के बाद मैक्सवेल के द्वारा कंप्लीट हुआ, और वो नेचर ऑफ सिमेट्री को ही फॉलो कर रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए था, एक इंड्यूस होना चाहिए था, और जिस तरह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, तो वो भी बात हमने देखा। तो अब अगर फोर्थ इक्वेशन या फिर इस मैक्सवेल इक्वेशन को कम्प्लीटली हम लिखें यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं अपने पास जो मैक्सवेल इक्वेशन आ गया वो एम्पियर्स लॉ से आया, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू
म्यू नॉट जे तो पहले से था और एक और म्यू नॉट जे डी आ गया, और म्यू नॉट अगर कॉमन ले जे को जे रहने दें और जे डी का वैल्यू अपन ने यहाँ निकाला था वो कितना एपिसाइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो अगर इसको लिख दें यहाँ म्यू नॉट जे प्लस एपिसाइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी, तो बोलो अगर क्या ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन के रूप में हमने पढ़ा है? जी हाँ। तो सोच लो एक बात सोचो, अगर सोचने वाली बात है ये कि क्या जो मैक्सवेल इक्वेशन था वो कुछ नया था? बिल्कुल भी नया नहीं था। ये भी इक्वेशन हमने पहले से पढ़ा था गॉस लॉ से, ये भी इक्वेशन पहले से पढ़ा था, ये भी इक्वेशन पहले से पढ़ा था, पर सिर्फ मैक्सवेल ने किया क्या, इसको तो इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये तो मैथमेटिक्स है। पर ये जो नया टर्म, क्योंकि एम्पियर्स लॉ, अगर ये सोच समझ लो कि अगर एम्पियर्स लॉ से सिर्फ ये आ जाता पूरा तो फिर कोई बात ही नहीं थी, तो फिर इस इक्वेशन को मैक्सवेल इक्वेशन बोलते ही नहीं। सिर्फ इस टर्म के लिए क्योंकि ये टर्म एम्पियर्स ने नहीं वेरीफाई किया था, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया उन्होंने, और इससे ये पूरा प्रूफ हुआ कि हाँ एम्पियर्स लॉ अब कम्प्लीटली वैलिड है, चाहे वो चार्ज टाइम के साथ चेंज करे या फिर स्टैटिक हो। सिर्फ इस मतलब बोल सकते हो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए ये चारों का चारों इक्वेशन एक तरह से मैक्सवेल के नाम पे आ गया। सिर्फ ये एक बड़ी उनका अचीवमेंट हुआ कि वो उन्होंने ये चीज़ को प्रूफ किया, ये सोचा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, तो वहाँ पे कैपेसिटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए था। तो देखो जैसे ये इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है, उसी तरह से ये इक्वेशन भी अब रिप्रेजेंट करने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ वैल्यू आएगा। तो ये अब कंप्लीट अपना, और इसी कारण ये चारों का चारों इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन। तो अब हमने चारों मैक्सवेल इक्वेशन को देख लिया, समझ लिया और प्रूव भी कर लिया कि वो कहाँ से डिराइव हुआ। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को फर्दर आगे बढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितने भी अब डेरिवेशन और प्रूफ करेंगे हम वो सब के सब मैक्सवेल इक्वेशन से ही हम करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन है अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ना है। तो अपन ने ये चारों कर लिया, ये चारों को अपन याद रख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा पॉइंटिंग थ्योरी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहे, आगे फिर कल देख लेंगे।